और उम्मीद यही है कि पश्चिमी यूपी से तो भाजपा की विदाई तय है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार लगातार, क्या ये डर है बीजेपी का के अंदर का, या ये डराने के लिए है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुनाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि मई जून में भी हम शिमला बना देते हैं। जरा फटाफट सुनाइए, बहुत छोटी सी बाइट है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। दीपक जी, क्या ये धमकी माने इसे, या एक संदेश कि हमारा जो कानून, हमारी कानून व्यवस्था है वो इतनी दुरुस्त है कि यहाँ शांति कायम हमको करना आता है, ये माना जाए? या ये माना जाए कि ये एक अपने मतदाताओं को एक तरफ से कहें, माने तो ये धमकी है कि आप हमारी बात मानिए, जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको कैसे शांत करना है वो हमें आता है? ये देखिए, ये जो बयान है योगी जी का, ये दरअसल उसी का मैनिफेस्टेशन है या एक्सटेंशन है जो गृह मंत्री जी 2 दिन पहले बोल के गए हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका जो पूरा इलाका है, पूरा उत्तर प्रदेश है, वो दंगों की चपेट में आ जाएगा। मुझे याद है कुछ साल पहले तक जब चुनाव हुआ करते थे तो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में तो गांव में जाके धमका दिया जाता था, जो दबंग हुआ करते थे, जो बूथ कैप्चरिंग करते थे या हर तरह की चीजों में जो माहिर हुआ करते थे, और बता देते थे कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम्हारे सबको भगा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको और एक दूसरे ढंग से देखता हूँ राजीव जी। दुर्भाग्यशाली है कि जब हम अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, याद कीजिए नेहरू जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा ये कहा था, वो विकास के नाम पर वोट मांगते थे और कहते थे कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपका कोई काम नहीं किया है तो बेशक आप मुझे वोट मत दीजिए। और उन्होंने तो एक एक बड़ी दिलचस्प घटना है कि वो एक चुनाव प्रचार में गए थे और वहां मंच पर जब वो बोलने के लिए उठे तो उसके पहले उनके कान में बताया गया कि जिस 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 नेता का, जिस उम्मीदवार का प्रचार करने आए हैं वो भ्रष्ट हैं। क्या हम मान सकते हैं आज की परिस्थिति को देखकर कि नेहरू जी ने कहा कि मुझे अभी ये पता चला है और अब निर्णय जो है ये हाथ में है, इसको वोट देना, इस कैंडिडेट का प्रचार नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं राजीव जी, मुझे कृपया इसकी इजाजत दीजिए, 2-3 मिनट की मैं बात कहना चाहता हूं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं इसे लेकर। इंदिरा गांधी ने भी चुनाव लड़ा, बांग्लादेश वार तो बाद में था, उसके पहले उन्होंने गरीबी हटाओ को लेकर एक बड़ा कैंपेन किया था। मतलब तब तक जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो ठोस मुद्दे हैं, वो हमारे कोर इश्यूज हुआ करते थे हमारे लोकतंत्र के। उसके बाद मंडल कमीशन पे मैं आता हूं सीधे। इस मंडल कमीशन का घाट लाने के लिए जो कमंडल लाया गया, कमंडल ने 2 तरह के सामाजिक तनाव पैदा किए, एक सांप्रदायिक तनाव और दूसरा जातीय तनाव पैदा किया। ये सबसे बड़ी खराब बात हुई है हमारे लोकतंत्र के साथ और हमारे भारत के साथ। अभी सलीम भाई ने एक बात बताया कि पिछले कुछ जो दंगे हुए हैं, उससे बड़ी दिलचस्प तथ्य है कि आजादी के बाद 6 बड़े दंगे हुए हैं। उनके अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें मैं 1 या 2 के आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, फिगर्स बताना चाहता हूँ। और ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के थे विभूति नारायण राय, उन्होंने कहा था हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ज्यादातर दंगे जो हैं वो अल्पसंख्यकों की ओर से होते हैं, लेकिन सबकी असलियत ये है कि ज्यादातर में जो शुरुआत हुई है और जो कराए गए हैं वो बहुसंख्यकों की ओर से कराए गए हैं। दुर्भाग्य से ये तथ्य हमारी विपक्षी पार्टियां, हमारे प्रबुद्ध वर्ग, ये बहुत अच्छा लोगों तक नहीं कन्विंस कर पाए हैं। एक 2 आंकड़े देखिए, जब 1960 का अहमदाबाद का जो दंगा था, उसमें 600 उसमें करीब मुस्लिमों की 4.25 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई थी और हिंदुओं की जो संपत्ति है वो 75 लाख के आसपास थी। ऐसे ही मरने वालों की जो संख्या थी उसमें इतना बड़ा फर्क था कि 512 मरे थे
अल्पसंख्यकों के और 24 हिंदुओं की मौत हुई थी। उसके बाद फिर जलगांव का है, भिवंडी का है, उसके बाद नौशेरा का दंगा है। इनकी सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको काउंटर कभी भी ठीक से हमने नहीं किया, और हमारा जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो इसको लेकर इसलिए हमेशा शांत रहता है। उनको लगता है कि अगर हम इस बातों को सामने लाएंगे तो हमें भी अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा मान लिया जाएगा, या हम जब सवर्णों के द्वारा जो दलितों पे, आदिवासियों पे, इन पे जो अत्याचार होते हैं, हम इस पे बहुत खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन अभी ये बात जरूर है कि इस समय जो रणनीति है, ये बात सही है कि इस समय विपक्षी दलों ने उस पर चुप्पी साध ली है। प्रेम कुमार जी की बात से निश्चित रूप से सहमत हूं। ये ठीक है, आप इस पिच पे खेलते रहिए। आप देखिए, कुछ समय पहले तक बहुत सारी पार्टियां भी कोशिश कर रही थी कि वो बीजेपी की पिच पर जाकर खेलें, लेकिन उन्होंने बाद में धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट कर दिया और उस मुद्दे से ही हटा दिया। विशेषकर कांग्रेस द्वारा तो 2 मुद्दे लाए गए कि 40% महिलाओं को ये करना, उनका जो युवा विधान है। ऐसा मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है अब एक अंतिम प्रयास कर रही है, क्योंकि सामाजिक तनाव जो है वो हमेशा डिविडेंड लाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। हमारे देश का इतिहास पिछले करीब 30-35 सालों से तो लगभग ऐसी हो गया है कि विकास की बात से आप शुरू करते हैं, सामाजिक इन मुद्दों पे चले जाते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर चले जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब हताशा है और आखिरी कोशिश है। ये लगभग वैसे ही कि आपके पास बहुत कम समय बच गया है, आपको बहुत सारे रन बनाने हैं और आप ताबड़तोड़ उसके बाद जो है, मैं भी क्रिकेट की बात करूंगा कि ताबड़तोड़ जो है वो बैटिंग करने पे उतारू हो जाते हैं कि लग गया तो चौका होगा, नहीं तो ठीक है, आउट तो हो ही गए हैं, सो चले जाएंगे पेविलियन। मुझे लगता है कि बीजेपी अब उस मानसिकता पे आ गई है, ये उसको तो हार की। एक चीज और गौर कीजिए, चुनाव तो देखिए 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन सारा फोकस जो है बीजेपी जो है उस समय वो केवल यूपी पे इसलिए कर रही है कि यूपी में अगर सामाजिक जो इश्यूज हैं, ये जो सांप्रदायिक इश्यूज जो हैं, ये अगर अच्छा गरमा गए तो इनका लाभ जो है बाकी राज्यों में मिल सकेगा। तो बाकी राज्यों में तो लुटिया वैसे ही डूबती नजर आ रही है बीजेपी की, तो यूपी जो है वो एक तरह से फायदा देने की कोशिश में है, भाजपा है, लेकिन परेशान है, हताशा में है, ये बात तो निश्चित रूप से है। हारेगी कि नहीं हारेगी मैं नहीं जानता, लेकिन उसको जीतना बहुत मुश्किल है, ये कहा जा सकता है। राजीव जी, हताशा है, और हताशा जो है वो भयंकर हताशा है, इसलिए क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी कर रही है, क्या वो एक दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड पार्टी होने के नाते और उसके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री इस ढंग की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कितना वाजिब है? ये आप लोगों के ऊपर ये प्रश्न है, जो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। डॉक्टर राकेश पाठक के पास आऊँ और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आऊँ, लेकिन आप दोनों को बहुत देर से इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले